हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई पार्ट 2, यानी कि जुलाई के करंट अफेयर्स। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 निकाला हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स के बारे में बात करी। अब हम जुलाई के दूसरे हफ्ते के करंट यानी कि 15 डेट तक के जितने भी मेजर करंट अफेयर्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बहुत सारी रीजनिंग, मैथ्स, साइंस रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा, यानी कि गोवा के नए राज्यपाल कौन है जो अभी नियुक्त किए गए हैं। आपका ऑप्शन है बेबी रानी मौर्य, भगत सिंह कोश्यारी, PS श्रीधरन पिल्लई, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और ये देख लीजिए, जो गोवा है इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है और गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। ठीक है, तो जो न्यू गवर्नर है वो कौन से हैं? तो जो न्यू गवर्नर हैं गोवा के वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, ही इज द 19th गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा के 19th गवर्नर है। इससे पहले ये मिजोरम के गवर्नर थे, तो इनको इनका जो टेन्योर है वो अब गोवा के गवर्नर के तौर पे रहेगा। इससे पहले वो मिजोरम के गवर्नर थे। ठीक है, और वो बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ केरला भी रह चुके हैं कुछ मल्टीपल टाइम्स, और वो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के बीजेपी प्रभारी 2004 में उन्होंने सर्व कर चुके हैं उधर। और इन्होंने 120 से भी ज़्यादा बुक्स को पब्लिश किया है इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में। ठीक है, तो मेजर क्वेश्चन ये आ सकता है कि गोवा के जो नए PS श्रीधरन पिल्लई जी गवर्नर हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो वो है 19 नंबर के। और वो इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो मिजोरम के गवर्नर थे। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हो कि अभी अभी 8 अलग अलग राज्यों के यानी कि 8 स्टेट्स के नए राज्यपाल को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का बनाया गया है, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का बनाया है, मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का बनाया है, PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के बनाए गए हैं, और राजेंद्र विश्वनाथ अलेंका हिमाचल प्रदेश के, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के, और रमेश बैस झारखंड के, सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया यानी कि राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब, हु विल बी इंडियाज फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स, यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में जैसे यहाँ पर देख सकते हो इंडिया की तरफ से जो सबसे पहले सबसे आगे चलता है और टीम इंडिया को लीड करेगा झंडे के साथ, वो कौन होगा? यानी कि वो किसको दिया गया है ये पद? ठीक है, कि आप इस बार इंडिया का जो फ्लैग है उसको पकड़ेंगे और अपनी टीम को लीड करेंगे इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। आपका ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों को, और नन ऑफ दीज यानी कि इसमें से जो भी ऑप्शन है वो नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर है आपका बोथ 1 और 2, यानी कि मैरी कॉम, इन जिनको आप जानते ही हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बहुत बड़ी ये बॉक्सर हैं। ठीक है, बहुत फेमस बॉक्सर हैं। और मनप्रीत सिंह जो हमारे इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हैं, कैप्टन भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ये जिम्मेदारी मिली है कि ये इंडियन टीम को टोक्यो ओलंपिक्स में लीड करेंगे विद द फ्लैग ऑफ इंडिया। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स है उसका जो थीम है वो है जेंडर पैरिटी, यानी कि जो मेल फीमेल जेंडर उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। इसलिए एक मेल और एक फीमेल जो है टीम इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर बनेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, जो 22 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, हु विल बी इंडियाज फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन सेम है कि इंडिया का जो फ्लैग बियरर होगा वो अब टोक्यो पैरालंपिक्स में कौन होगा? पैरालंपिक्स वो होते हैं जो कुछ लोग जो किसी तरीके से डिसेबल होते हैं, उनके शरीर का कोई भाग डिसेबल होता है किसी ना किसी कमी के कारण, तो उन लोगों का भी एक अलग से गेम होता है जिसे हम पैरालंपिक गेम्स कहते हैं। तो उसमें किसको ये मौका दिया गया है कि वो टीम इंडिया का जो फ्लैग है उसको होस्ट करे? तो उसका आपके ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझरिया, संदीप चौधरी और दीपा मलिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मरियप्पन थंगावेलु जी, जो क्या कहते हैं 1995 में इनका जन्म हुआ था, और हाई जंप पैरा एथलीट है, ये हाई जंप में ये अपना compete करते हैं। तो इन्हें ये मौका दिया है कि ये टोक्यो पैरालंपिक्स पे इंडिया का फ्लैग बेयर करें। यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है कि जो मरियप्पन थंगावेलु है इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स पे पैरालंपिक्स पे क्या है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था, किस पे? हाई जंप पे। ठीक है, और जो इस साल टोक्यो पैरालंपिक्स होंगी वो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में होंगी, तो ये आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द सेकंड इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस। जैसा कि आप पहला जानते हैं कि कल्पना चावला इंडिया की पहली
महिला हैं जिन्होंने स्पेस पे गई थी। तो अब दूसरी इंडियन जो है वो कौन है जो स्पेस में जाएंगे? आपके ऑप्शन है कल्पना चावला, श्रीसा बांदला, सुचेता कृपलानी और सैली राइड। इसका सही आंसर है श्रीसा बांदला। और आप देख सकते हैं कि जो श्रीसा बांदला जी हैं वो रिचर्ड ब्रैनसन जो एक बिलियनर हैं उनके साथ 11 जुलाई को अभी स्पेस में जा चुकी हैं, ठीक है। और ये इंडिया की दूसरी महिला बन चुकी है, उत्तराखंड ने इंडिया की दूसरी महिला बन चुके हैं जो स्पेस में गई हैं आफ्टर कल्पना चावला, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि द सेल एंड स्टोरेज यूज ऑफ ड्रोन्स हैज बीन बैंड इन विच सिटी? हाल ही में भारत में किस शहर में जो सेल स्टोरेज और यूज है ड्रोन्स का वो बंद कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए? क्यों और किस शहर में? क्योंकि अभी हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है ड्रोन से हमारे वो आर्मी कैंप में। तो वो कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई और आगरा। इसका सही आंसर है, और जो ये हुआ है वो श्रीनगर में हुआ है, क्योंकि श्रीनगर में अभी एक एयर अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें हमारे कुछ 2-4 जवानों को कुछ क्षति पहुंची है, कुछ हल्की फुल्की चोट आई है और कुछ माइनर क्या है उसमें वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं कुछ चीजें। बस उनका मेन टारगेट था कि वो लोग कुछ मेन जो एयरक्राफ्ट हैं उनको डैमेज पहुंचाएं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हुए थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए अभी श्रीनगर में जो ड्रोन्स हैं उनकी सेल, स्टोरेज और यूज को बंद कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के एयरफोर्स बेस है श्रीनगर में, वहां पर ड्रोन से हमला हुआ था और वहां पर बैन कर दिए गए हैं ड्रोन्स को। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच न्यू मिनिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड बाय मोदी जी बिफोर द एक्सपेंशन ऑफ यूनियन कैबिनेट? यानी कि अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी ने अपने यूनियन कैबिनेट को फैलाया है। पहले 43 मेंबर्स थे, अब लगभग 74 मेंबर्स हो गए हैं पूरे यूनियन कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो उसमें कौन सा नया मंत्रालय को जोड़ दिया गया है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। यानी कि जो मोदी जी ने नया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स है उस नए मंत्रालय को लाए हैं ताकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इंडिया में उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक। अब जो मोदी कैबिनेट का जो रिसफल हुआ है, यानी कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं, कुछ पुराने मंत्रियों को हटा दिया गया है, कुछ नए मंत्री आए हैं। तो जो उनकी जो पहली मीटिंग है वो 5 PM 5 बजे हो गई है, जिस दिन ये रिसफल हुआ उसके दूसरे दिन ही ये मीटिंग हो गई थी, ठीक। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो जो मोदी कैबिनेट है उसके 43 नए मिनिस्टर को यहाँ पर शपथ दिलाई गई। द न्यू मिनिस्टर्स इंक्लूड 15 ऑफ कैबिनेट रैंक एंड 28 ऑफ MOS रैंक, ठीक। और 20 ऑफ द न्यू फेस फर्स्ट टाइम, और इसमें से यानी कि 43 को तो नए मंत्री बनाया गया और इसमें से कुछ 20 नए ऐसे चेहरे थे जिनको पहली बार कोई मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। अब मोदी मंत्रालय के बाद पहले अब हो गए 77 मेंबर्स हो गए, ठीक है। और जो एवरेज एज है सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो 58 है, ठीक हो गया। और जो प्रीवियस एज थी वो 61 थी, यानी कि पहले ज्यादा सियाने लोग थे, अब थोड़े कम सियाने लोग हैं, ठीक। और जो 14 मिनिस्टर्स हैं वो 50 साल से भी कम के हैं, यानी कि जो यंग मिनिस्टर्स को चुना गया है और ताकि वो जो देश का डेवलपमेंट में ज्यादा भागीदारी दें, ठीक। और जो मोदी की टीम है उसमें 11 वुमेन मिनिस्टर्स हैं, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी यहाँ पर देखा गया है। और 12 मिनिस्टर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो SC कम्युनिटी है वहां से 12 मिनिस्टर्स को चुना गया और OBC से 13 to 27 मिनिस्टर्स को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। पहले 13 थे, अब 27 मिनिस्टर यहाँ से OBC से हो गए। और जो मोदी की जो कैबिनेट है उसमें 13 लॉयर्स हैं, 13 लॉयर्स हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और 6 डॉक्टर्स यानी कि जिनका डॉक्टर की डिग्री है, ठीक। और वहीं पर 5 इंजीनियर्स यानी कि 5 इंजीनियर भी हैं और 7 सिविल सर्वेंट यानी कि जो सरकारी सेवक होते हैं वो भी हैं, और 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने PhD कंप्लीट की हुई है और 3 ऐसे जिन्होंने MBA करी हुई है, 68 ग्रेजुएट हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी सभी लोग हैं इस बार जो न्यू कैबिनेट है मोदी जी की उसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं और एडुकेटेड हैं कम्प्लीटली, ठीक। और जो 46 मेंबर्स ऑफ द इनके हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि जो 77 में से जो 46 है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस पहले से है, तो वो अपने जो काम को वो अच्छे से करेंगे। और जो बचे हुए लोग हैं वो न्यूली मिनिस्टर हैं, या कि वो या तो न्यूली मिनिस्टर हैं या तो वो अपने स्टेट में कुछ ना कुछ मिनिस्टर होते होंगे पहले, ठीक। और 23 मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को में 3 से ज्यादा बार चुने गए हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर जो 2 से 3 ज्यादा बार MP बने हुए हैं, ठीक। तो ये जो मेन बातें थी मोदी गवर्नमेंट की जो न्यू रिसफलिंग हुई है उसको मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ये हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हु हैज एड्रेस्ड एंड इनॉग्रेटेड द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, यानी कि जो कोविन ऐप इंडिया में चल रहा था किसके लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए, तो अब उसको ग्लोबल कॉन्क्लेव में किसने इनॉग्रेट किया है? तो ऑप्शन है एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर होगा तो जो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव ऐप है उसे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के सामने इनॉग्रेट किया है और एड्रेस किया है कि किस तरीके से ये लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है अपनी जो वैक्सीन है उसको प्राप्त करने में। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मोदी जी हैं उन्होंने इसको कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव जो भी ऐप है इसको लॉन्च किया पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड से वेटरन एक्टर दिलीप कुमार हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ, यानी कि जो बॉलीवुड के वेटरन एक्टर हैं यानी कि बहुत फेमस और पुराने एक्टर दिलीप कुमार जी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में? आपका ऑप्शन है 97 ईयर्स, 96 ईयर्स, 99 ईयर्स और 98 ईयर्स। आपका सही आंसर अभी पता करेंगे। आप यहाँ पर दे सकते हैं दिलीप कुमार जी को जब वो यंग थे और दिलीप कुमार जी की हाल ही की जो रिसेंट फोटो है। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम था, जो असली नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान और इनका जो करेक्टर नेम था वो था दिलीप कुमार। ठीक है, और इनको ट्रेजेडी किंग और द फर्स्ट खान के रूप में इन्हें फेमस थे। ठीक, और इनकी जो जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को इनका जन्म हुआ था और 7 जुलाई 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, और इनकी जो कुछ फेमस फिल्में हैं उनमें से बहुत सारी हैं इनकी फेमस फिल्में इन्होंने जो दी हैं लोगों को। ठीक, और जो इनकी सिबलिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं और जो इनकी जो मृत्यु हुई वो एक हॉस्पिटल में हुई क्योंकि ये बहुत लंबे समय से एक बीमारी से ग्रस्त थे। ठीक, तो ये चीजें इनके बारे में हमने जान ली है। तो अब जो इनका सही आंसर है कि कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, तो इसका सही आंसर है तो दिलीप कुमार जी का निधन 98 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दिलीप कुमार पासेज एट द एज ऑफ 98, यानी कि 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो ट्रेजेडी किंग है बॉलीवुड के, बहुत ही बड़े शख्सियत थे ये फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे, अभी भी फेमस है, लोगों के दिलों में ये राज करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मृत्यु हुई 98 वर्ष की आयु, 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक, तो हमारे श्रद्धांजलि है इन्हें हमारी तरफ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी जिसे कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो के जो नए डीजी हैं वो कौन है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य प्रकाश, शशि शेखर वेम्पति, एन वेणुधर रेड्डी, अहमद शाह बुखारी। उससे पहले जान लेते हैं कि जो ऑल इंडिया रेडियो उसकी स्थापना 1936 यानी कि 1936 में हुई थी और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं यानी कि जो मुख्यालय है ऑल इंडिया रेडियो का वो है न्यू दिल्ली संसद मार्ग पे। ठीक, तो ये दो चीजें हैं कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश हुआ था, और न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय हैं। तो ये आप याद रख लीजिए। तो इसका सही आंसर है एन वेणुधर रेड्डी, यानी कि जो नए ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एन वेणुधर रेड्डी। और जो एन वेणुधर रेड्डी जी हैं ये IAS ऑफिसर हैं 1988 बैच के, और इन्होंने अभी एज डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो बन चुके हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फेनग्यून 3E सैटेलाइट, जो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, फ्रांस, रशिया। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है वो है चाइना, यानी कि चाइना ने जो फेंगयून 3E सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर दिया है और टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्ट और मॉनिटर सी टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए और जो वेदर फोरकास्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक, चाइना ने दुनिया का सबसे पहला मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट को इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अभी ये खबर आई है कि ये दुनिया का सबसे पहला मीटेरोलॉजिकल लॉन्च है चाइना के द्वारा। हाल ही में हु हैज लॉन्च्ड न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन, यानी कि किस कंपनी ने जो न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म है बुलेटिन उसको लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है डिस्कवर, फ्रेश वॉइसेस, ट्यून इनटू न्यू कन्वर्सेशन, वेलकम टू बुलेटिन। ये इसका लोगो है, एक टाइप का, एक स्लोगन टाइप का है। तो इसको किसने लॉन्च किया, किस कंपनी ने? आपका ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है फेसबुक, यानी कि फेसबुक ने जो नया जो बुलेटिन है जो गूगल लॉन्च किया गया है जिसमें आप अपने न्यूज़ को सबमिट कर सकते हैं ताकि लोगों तक वो पहुंचे, तो फेसबुक ने इसे लॉन्च किया है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें वो हम जान लेते हैं कि जो फेसबुक है उसका जो स्थापना हुई थी वो 2004 फरवरी में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर हैं और यहाँ के CEO जो है वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, 2004 से अभी तक ये CEO ही है यहाँ के, और जो CFO हैं वो हैं डेविड वेनर, और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, और यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि जो न्यूज़ लेटर बुलेटिन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से वो काम करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन तेहरानियन सी हैज
INS तलवार यानी कि जो इंडियन नेवी की जो शिप होगी, इंडियन नेवल शिप तलवार जो है, कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज विच कंट्रीज नेवी, यानी कि देख सकते हैं आप ये यहाँ पर लिंग्वेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है और एड्रियाटिक सी है, और एक यहाँ पर है तिरेनियन सी, यानी कि इस सी में इंडियन नेवी की शिप ने किस कंट्री के साथ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। तो इसका आपके ऑप्शन है अमेरिकन नेवी, इटालियन नेवी, फ्रेंच नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है इटालियन नेवी, यानी कि जो वहीं पर बॉर्डर था, जो तिरेनियन सी है, उसके जो बॉर्डर लगते हैं वो इटली से सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो इंडियन नेवल शिप तलवार जो है, INS तलवार, तो उसने इटालियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करी है, वहां पर मिलिट्री ड्रिल की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को हर साल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड मलाला डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड फ्लैग डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे। सही आंसर होगा इसका, इसका सही आंसर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलेशन है वो है चाइना की। पूरी ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें 18.5% चाइना की है, फिर 17.9% इंडिया की है, 4.3% यूएसए की, फिर 3.5% इंडोनेशिया की, फिर बाकी जितनी भी कंट्रीज है उनकी लिस्ट यहाँ पर है, और जो बच जाएंगी वो अदर 29.8% उन कंट्रीज की लिस्ट है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की, फिर इंडिया, फिर यूएसए। ये आप जो 3 मेन कंट्रीज हैं इनको याद रख लेना। ठीक, अब है फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवर, यानी कि भारत की पहली ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें फर्स्ट डोज को पूरा, मतलब यानी कि उस यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं सबको फर्स्ट डोज लग गई है। आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है आपका लद्दाख, यानी कि लद्दाख ने अपने यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं सबको 100% फर्स्ट डोज लगा लिया है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर पूरा जो भी है 89,404 पीपल वहाँ रहते हैं। ठीक है, एज ग्रुप जितना भी 18+ लग रही है वैक्सीन, तो उतने लोग एलिजिबल हैं वहाँ वैक्सीन लगाने के लिए। तो सबको पहली डोज लग चुकी है, और उसमें से भी 60,936 लोगों को सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है। मतलब कि कुछ लोग ही बचे हैं जिनको अब सेकेंड डोज देना रह गया है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन लोगों को, इसमें जो माइग्रेंट लेबर्स हैं बाहर से कंट्री, नेपाल से जो भी आए होंगे, और जो होटल वर्कर्स हैं सभी को, यानी कि जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं बाहर से आके, सभी को वैक्सीन दी जा चुकी है लद्दाख के द्वारा। और लगभग वहाँ की 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है फुल्ली, और जो बची हुई पॉपुलेशन है वो आने वाले दिनों में फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएगी। यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है कि लद्दाख फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवरेज, यानी कि आप देख ही सकते हैं अब जब 100% कवर हो गया, और 100% में से भी लगभग 80% को सेकेंड डोज मिली जा चुकी है, तो अब जो अगली जो बचे लोग हैं उनको कितने जल्दी मिल जाएगी, यानी कि अगले आने वाले 1 महीने में वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएगा यूनियन टेरिटरी लद्दाख। अगला क्वेश्चन है कि विच कोरोना वैक्सीन हैज गॉट अप्रूवल बाय 15 EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज फॉर ट्रैवलर्स, यानी कि भारत की किस कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो आपके ऑप्शन है कोविशील्ड, फाइजर, कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनिका। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है कोविशील्ड, यानी कि भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो उसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा सहमति दे दी गई कि अगर जिस भी व्यक्ति ने कोविशील्ड के दोनों डोज लगा लिए हैं वो हमारे कंट्रीज में आके ट्रेवल कर सकते हैं। और जो उन 14 कंट्रीज हैं उसमें से कुछ कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, लैटविया, द नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ये 14 कंट्रीज है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीनेशन जिन्होंने लगा रखी है, उन्हें अप्रूवल दे दिया कि आप अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाई हुई है कोविशील्ड की, तो आप हमारे कंट्री में आकर ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन यूरोपियन चैंपियनशिप 2020, यानी कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्री आती है उनके बीच में जो फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, यूरोपियन चैंपियनशिप 2020, जो होने वाली थी 2020 में लेकिन कोविड के द्वारा 2021 में हुई, तो किसने जीता। आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। एक हेल्प मैं कर देता हूँ कि जो फाइनल मैच है वो इंग्लैंड और इटली के बीच में हुआ था। अब आप गेस करिए कि कौन सा सही आंसर होगा। सही आंसर है, इसका सही आंसर है इटली, यानी कि जो इटली है उसने जीत लिया है यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 को फाइनल में इंग्लैंड को हरा के 3-2 से। ठीक है, यानी कि पेनाल्टी शूट आउट हुआ जिसमें से पहले तो ये मैच ड्रॉ हो गया था। ठीक, फिर उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट हुआ जिसमें से इटली ने 3 गोल करे 5 पेनाल्टी में से, और इंग्लैंड ने सिर्फ 2 गोल हुए। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पूरे इटली के प्लेयर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आफ्टर विनिंग द मैच, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेनाल्टी में यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल, यानी कि दोबारा इटली ने दूसरी बार जीत लिया है।
अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, यानी कि 2026 में होने वाले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, यानी कि लोगों के लिए सारे खेल का प्रबंध करेगी। आपके ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है इंडिया, यानी कि हमारा प्यारा भारत 2026 में होने वाले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप ये याद रख लेना। ठीक, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जैसे क्रिकेट की आईसीसी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, और फुटबॉल की फीफा है इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे ही बैडमिंटन की एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जहाँ के प्रेसिडेंट हैं पोल एरिक हेयर लार्सन, और कुआलालंपुर मलेशिया में इसके हेडक्वार्टर हैं, और 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1934 में ही ये स्थापना हुई थी। ठीक, और इसके 194 मेंबर हैं, टोटल 194 मेंबर कंट्री जिसके अंतर्गत आती हैं, और इन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया होस्ट करेगा 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं हर साल होते हैं, 2022 के 2021 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की थर्ड वेव आने की संभावना के कारण इसको 2022 के फरवरी महीने में पुश कर दिया गया है। तो कौन सा स्टेट इसको हेल्ड करेगा अपने स्टेट में? आपका ऑप्शन है असम, पंजाब, हरियाणा, केरला। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है हरियाणा, यानी कि हरियाणा 2022 में होने वाले इंडियन यूथ गेम्स हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के होने वाले थे लेकिन पोस्टपोन हो गए 2022 में फरवरी महीने में, तो उसको होस्ट करेगा। ठीक, पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से और क्यों थर्ड वेव आने की संभावना के कारण इसको फरवरी 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स विल पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स, यानी कि इंडिया की तरफ से कितने एथलीट, कितने ऐसे प्रतिभागी हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेंगे। आपका ऑप्शन है 125, 26, 127, 128। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 126, यानी कि इंडिया की तरफ से 126 टोटल एथलीट्स जो हैं टोक्यो ओलंपिक्स में जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और भारत को गर्व महसूस कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा व्हेन इज इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कब प्लान कर रही है जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। अब जियो इमेजिंग सैटेलाइट जो है इंडिया की, इसका मास 2268 kg के आसपास है, और लॉन्च अभी तक कोई भी लॉन्च नहीं हुए हैं, 2 को प्लान किया गया है। अभी जो मेडल लॉन्च है वो जुलाई 2021 में प्लान किया गया था, अब ये 12 अगस्त को होगा। मैंने आपको सही आंसर भी बता दिया है। ठीक है, 12 अगस्त को ये लॉन्च होगा स्पेस में, ताकि बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करे। तो आपको इसका सही आंसर पता चल गया कि 12 अगस्त को ये लॉन्च होगा। ठीक, और यहाँ के जो फाउंडर हैं विक्रम साराभाई हैं, और 15 अगस्त 1969 को इसको स्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा, और बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर हैं। अभी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वहाँ के वो हैं कैलासवरिदो शिवन, और जो इसकी सब्सिडायरी है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो उसको मैनेज करती थी वो थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसरो का लोगो है। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के रॉकेट जो हैं वो इसरो ने बनाए हुए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो ये हमारा जो ये लॉन्च होने वाला है जियो इमेजिंग सैटेलाइट का, ये अगस्त 12 को होने वाला है। वो तो पहले जाता, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन के कारण ये अभी लॉन्च नहीं हो पाया। ठीक है, इससे पहले इंडिया ने ब्राजील की सैटेलाइट को लॉन्च किया था अमेजोनिया 1 को, कब? 28 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद ये पहला लॉन्च होगा तब से अभी तक का, यानी कि फरवरी के बाद पहला लॉन्च है जो ये 12 अगस्त को करने जा रही है इसरो, इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने आपको इस हफ्ते के सभी बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें हम पे। ठीक है, और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे। जनरल साइंस की वीडियोज़ भी आते रहेंगी, साथ साथ में इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि कौन से डे कब होते हैं तो आपको पेपर के लिए याद करने हैं, हेडक्वार्टर, अलग अलग तरीके जनरल साइंस में जितने भी टॉपिक आते हैं हम सब कवर करते हैं, और रीजनिंग टॉपिक्स, मैथ्स रिलेटेड टॉपिक्स क्लास 9th 10th 11th हम सभी कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती, सभी को कोविड नहीं चले जाता, तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें, और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवा लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।